सिस्टम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं जो आमतौर पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इस टॉपिक पे हम देखते हैं कि यूज़र से एसोसिएटेड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और वो कौन से फीचर्स हैं जो लिनक्स सर्वर्स में हमें अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम यूज़र प्रोफाइल सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो इस हवाले से when a new user is created, the add user utility creates a new home directory named home/username। यानी कि जब हम नया यूज़र ऐड करते हैं तो होम जो डायरेक्टरी है जो कि रूट के ऊपर लोकेटेड होती है उसमें यूज़र के नाम की एक जो ना वो फोल्डर जो ना क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाता है। द डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल इज़ मॉडल्ड अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द फाइल SKEL which is located in the etc root folder and it includes all profile basics. For multi-user environment, close attention is required to the user home directory permissions to ensure confidentiality of the user files and folders and other contents. By default, the user home directory in Ubuntu is created with word read and execute permissions. Word read and execute permissions means the global read and execute permissions. This means that all users can browse and access the contents of other users' home directories. To verify the current user home directory permissions, we can use the list command, which is ls space followed by the two switches L and D, and then the home directory path. The output is shown in this as the output of this command will be shown as on the screen, जिसमें सबसे पहले हमारे पास परमिशंस होती हैं, फिर यूज़र ग्रुप होता है, यूज़र नेम होता है, फाइल साइज़ होता है और लास्ट मॉडिफाइड जो ना वो उसकी टाइम स्टैम्प होती है और फिर फाइल का नेम होता है। अगर इस सूरत में चूँकि हमने यूज़र नेम जो यूज़र क्रिएट किया था उसी सेम नेम से जो ना वो फोल्डर क्रिएट हुआ होम डायरेक्टरी में, तो उसकी परमिशंस देख रहे हैं तो वो यहाँ पे शो की गई हैं। इसकी डिटेल्स जो ना वो इस तरह से हैं कि जो सबसे पहला लेटर है जो D है वो बुनियादों पे फाइल टाइप को शो करता है कि whether it is a file or it is a directory। फिर इसके बाद जो ना वो RWX के 3 लेटर्स हैं जो कि बुनियादी तौर पे यूज़र की परमिशन को शो करता है कि यूज़र्स के परमिशन लेवल जो ना वो क्या है। ये बाइनरी वैल्यू इसकी जो ना 111 होगी, जबकि इसकी नंबरिक वैल्यू 7 होती है, 7 बनेगी, क्योंकि अगर हम 1111 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो 7 आएगा। फिर उसके बाद ग्रुप की परमिशंस हैं। ग्रुप की परमिशंस जो ना वो इसकी 101 है विच इज़ इक्वल टू 5 डेसिमल वैल्यू, और इसी तरह से फिर अदर जो परमिशंस हैं वो भी 5 हैं और उसकी जो ना वो वैल्यूज़ बाइनरी और डेसिमल फॉर्मेट में दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लेटर्स हैं इसमें उनके मीनिंग्स जो है ना वो कॉमन है। फॉर एग्जांपल R stands for read permission, write, W stands for write permission, and X stands for executable permissions, whether the specific user or group or other has the access to execute the file contained in the folder। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट उसका जो नंबर है वो बना तो पे नंबर ऑफ़ लिंक्स शो करता है कि इस फाइल के कितने लिंक्स हैं। फिर जो ना इस सूरत में 2 जो ना वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका मतलब देयर आर 2 लिंक्स टू दिस फोल्डर। इसके अलावा जो उसका फिर ओनर आईडी है जो कि यूज़र आईडी होगा, यहाँ पे जो यूज़र का नेम है वही उसका आईडी यहाँ पे शो किया होगा। इसके बाद ग्रुप आईडी है कि यूज़र का ग्रुप आईडी क्या है, और इसके बाद फिर उसका फ़ाइल का साइज़ है, और फिर उसके बाद टाइम स्टैम्प है कि ये फ़ाइल लास्ट टाइम ये जो फोल्डर है लास्ट टाइम कब मॉडिफाई हुआ है या कब क्रिएट किया गया था, और उसके बाद फिर फाइल का नेम है जो हमारी गिवन सिचुएशन में यूज़र नेम ही जो ना वो डायरेक्टरी का नाम है।
अब ये है कि टू रिमूव द वर्ल्ड रीडेबल परमिशंस फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज्ड, यानी कि जो अदर्स वाली जो परमिशंस थी उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास chmod की जो ना वो कमांड होती है, जिसमें हम उसको जो ना वो 0750 को 0 पे अगर कन्वर्ट कर देंगे तो जो रीड की परमिशंस हैं वो उसमें से रिमूव हो जाएंगी। इसी तरह से द एफिशिएंट अप्रोच इज़ टू मॉडिफाई द एज यूज़र ग्लोबल डिफ़ॉल्ट परमिशंस व्हेन क्रिएटिंग यूज़र होम फोल्डर्स। इसके लिए हम एक एड यूज़र कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो कि etc डायरेक्टरी में मौजूद होती है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसमें एक डायरेक्टरी मोड का जो वेरिएबल होता है जिसको हम 0750 असाइन कर सकते हैं, जिससे हमारा जिसका इफेक्ट जो ना वो ऐसे ही होगा कि जैसे हमने chmod 0750 की कमांड जो ना एग्जीक्यूट की है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारी जो परमिशंस हैं वो चेंज हो चुकी होंगी जैसा कि स्क्रीन पे शो किया गया है। अब ये कि दूसरे ये कि जो यूजर्स का पासवर्ड है that is also an important security measure from the user security prospects. A standard password policy is one of the most important aspects of our security posture. Many successful security breaches involve simple brute force and dictionary-based attacks against weak passwords. To offer any form of remote access involving your local password system, make sure you adequately address the minimum password complexity requirements and maximum password lifetimes, and you should perform frequent audits of your authentication systems. तो इसमें अगर हम पासवर्ड एक्सपायरी की बात करें, when creating a user accounts, it is required to make sure that there is a policy to have a minimum and maximum password age, forcing users to change their passwords when they expire. To easily view the status of current user account, we can use the chage command with switch, जिसका आउटपुट जो ना वो स्क्रीन के ऊपर जो ना वो शो किया हुआ है कि इट शोज़ दी लास्ट पासवर्ड चेंज की जो ना वो डेट है, इस पर पासवर्ड की कब एक्सपायर हुआ था, इनएक्टिव कब हुआ, वेदर इट इज़ इनएक्टिव या इनएक्टिव था, इसके अलावा एक्सपायर जो ना वो कब होगा। इसके अलावा फिर इसके बाद इसमें जो ना वो ये कि मिनिमम नंबर ऑफ़ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज जो ना वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ़ डेज जब वार्निंग स्टार्ट हो जाएगी कि पासवर्ड इज़ अबाउट टू एक्सपायर, तो ये यहाँ पे 7 जो ना वो दिया गया है। इसका मतलब 7 डेज़ पहले जो ना ये वार्निंग यूज़र्स को डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। फिर है कि to set any of these values, we can use the simple chage command with the username. For example, अगर हमारे पास एक scenario है जिसमें change the explicit expiration date to a given date and minimum password age of 5 days and maximum password age of 90 days and an inactivity period of 30 days and after the password expiration and warning time of 40 days before password expiry. So we can change. We can use the change command as shown on the screen with the -e switch and the date and the -m switch, which specify the minimum password age, and -m capital space for the maximum password age, and -l switch for the inactivity period, and -w capital W for the password expiry warning. The other considerations needs to be considered. For example, many applications use the alternate authentication mechanism that can be easy, that may be easy. It is important to understand and control how users authenticate and gain access to services and applications on your server. दूसरा ये कि SSH एक्सेस बाय डिसेबल्ड यूज़र्स, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जिन यूज़र्स को आपने डिसेबल कर दिया है
तो वो कहीं उनके पास जो ना वो SSH के ज़रिए से एक्सेस करने की जो ना वो स्टिल पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। इसमें यह है कि सिंपली डिसेबलिंग या लॉकिंग ए यूज़र अकाउंट विल नॉट प्रिवेंट ए यूज़र फ्रॉम लॉगिंग इनटू योर सर्वर रिमोटली इफ़ दे हैव प्रीवियसली सेट अप ए RSA पब्लिक की ऑथेंटिकेशन। अगर हम देखें कि जब हम RSA की जो ना कीज़ जनरेट करते थे तो प्री ऑथेंटिकेटेड कीज़ की जो ना वो यूज़र के होम प्रोफाइल में स्टोर हो जाती हैं, इनके ज़रिए से यूज़र्स जो ना वो इसको दोबारा से SSH एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे विल बी एबल टू गेन शेल एक्सेस टू द सर्वर विदाउट द नीड फॉर एनी पासवर्ड। So it's purposely remember to check the user's home directory for files that will allow for this type of authenticated SSH access। इसके लिए जो ना वो authorized की जो है कीज़ जो ना वो SSH डायरेक्टरी में जो कि हिडन होती है उसमें यूज़र की डायरेक्टरी में मौजूद होती हैं, तो उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। इसी तरह से रिमूव और रीनेम द डायरेक्टरी .ssh that will also prevent the SSH access by the disabled users. Be sure to check for any established SSH connections by disabled users. It is possible that they may have existing inbound or outbound connections that needs to be killed. For this purpose, there is a command. For example, we can use who and we can pipe it to the username so that the specific output of the user is only specified. Then we can get the process ID and kill that particular process. Restrict SSH access to only required users. You may create a group called SSH login and add the group name as the value associated with the allow groups, a variable located in the SSHD configuration with the allow groups SSH login group. इसके अलावा आपको जो ना ये भी देखना पड़ता है कि जो अगर आप जो ना कोई एक्सटर्नल डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, तो उनके अंदर भी उनकी परमिशंस या उनके अकाउंट्स को रिमूव करना पड़ता है। ये सिक्योरिटी जो ना वो कंसिडरेशंस होती हैं, तो आमतौर पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो ना वो कंसिडर करनी पड़ती हैं when creating new users or removing the users from the system.